इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उद्धव ने महाराष्ट्र के सभी नगर सेवकों को संबोधित किया। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा अपमान आप कीजिए, लेकिन मेरे परिवार का नहीं। परिवार से उद्धव का मतलब ठाकरे परिवार नहीं बल्कि शिवसेना परिवार से है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मुझे अपनों ने ही धोखा दिया, खंजर घोंपा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, अपनों की तरफ से ही उन्हें धोखा मिला है। गद्दार आपल्यामध्ये नको आहेत, गद्दारांची अवलाद नको। पुन्हा एकदा खंजीर कोणी खुपसला तर आपल्याच लोकांनी। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब धोखा और खंजर घोंपने तक आ गई है। जैसे जैसे गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उद्धव के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे कल तक विधायकों के मुंबई लौटने की बात कर रहे थे, आज वो उन विधायकों पर धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं। जिस तरह शिंदे गुट का कुनबा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उससे महाराष्ट्र में मौजूदा शिवसैनिकों में बेचैनी बढ़ रही है। जिस सियासी संकट का निपटारा मातोश्री में होना चाहिए था, अब वो सड़क पर हो रहा है। शिवसैनिक अब सड़क पर उतरकर बागी विधायकों के पोस्टर फाड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं, बागी विधायकों के ऑफिस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सीएम हाउस खाली कर चुके उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ज्या वेळेला हे सगळे म्हणतील आणि काय असेल तर ठीक आहे, मला मुख्यमंत्री पदाचा मोह तेव्हाही नव्हता, आत्ताही नाही आणि उद्याही नसणार आहे। त्याच्यामुळे ते माझ्यासाठी समजा दुय्यम आहे। पण माझ्या कुटुंबाचा एक अधिकार आहे। कुटुंब म्हणजे माझा फक्त माझं कुटुंब नाही, ठाकरे परिवार नहीं, हा शिवसेना परिवार। उद्धव जानते हैं कि नंबर गेम में वो पीछे हैं, इसलिए अब उनका फोकस सरकार बचाने का नहीं बल्कि पार्टी बचाने का है। बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे का गुट पहले ही पार्टी सिंबल पर दावा कर रहा है। अगर ऐसे ही बागियों का कुनबा बढ़ता रहा तो वो असली शिवसेना होने का दावा भी कर सकती है। यही वजह है कि उद्धव न सिर्फ बागी विधायकों पर गद्दारी करने, धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि शिवसैनिकों से परिवार यानी शिवसेना पार्टी को अपमानित न करने की अपील भी कर रहे हैं, जिससे फिलहाल के लिए उनकी पार्टी बच जाए। जब पार्टी बचेगी तभी उद्धव राजनीतिक लड़ाई को आगे तक ले जा सकेंगे। इधर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है। उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता यतेंद्र शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासी संकट पर अपनी बेबाक बात रखी। जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, 37 विधायकों का हस्ताक्षर का पत्र सौंप दिया गया है डिप्टी स्पीकर को भी और राज्यपाल को भी, तो पूरा जो मामला है बहुमत का 2/3 का, वो तो उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पावर तो जाएगी। देखिए, पावर उस समय जाती है जब वो मामला जो कुछ भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसको मंजूरी मिलती है। यह मंजूरी के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर उनको पार करनी पड़ती है, और स्वयं स्पीकर के पास 12 विधायकों का निष्कासन का प्रस्ताव शिवसेना ने दिया है। अभी 12+5 ऐसा 17 हो गया है, और उस स्पीकर जहां तक मैं समझता हूं कि अभी पहुंच गए हैं विधान भवन में, और वे अभी क्या उस पर निर्णय लेते उसके मुताबिक आगे का उसके बारे में समझ आएगा हमको क्या हो रहा है करके। और मामला उलझा हुआ है उस वजह से, क्योंकि एक तरफ विधान सभा मंडल की जो भी टेक्निकलिटी है, लीगैलिटी है, वो क्या कहती है, वो क्या स्टेप्स उठाते हैं, उसके बाद सामने वाली पार्टी उसको किस ढंग से आगे ले जाती है, किसके कोर्ट में, राज्यपाल महोदय के कोर्ट में जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर विधान भवन में वापस आएगी, ये तमाम बातों को हमको समझना पड़ेगा। जहाँ तक एक विधान सभा का एक सदस्य इस नाते से जो नियमावली मुझे मालूम है कि यह स्पीकर का अधिकार है कि एमएलएस को निष्कासन किस ढंग से किया जाए और उसको फ्लोर पे कब लाया जाए, और साथ में स्पीकर के भी खिलाफ
अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके बारे में क्या करना और क्या नहीं करना ये भी उन्हीं के पास जाता है, और उसके लिए जो बीएससी कमेटी होती है उसमें भी चर्चा होती है, लेकिन अधिकार स्पीकर का ही होता है यानी कि और आप उसको कानूनन सपोर्ट भी लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। तो उस समय क्या होगा ये आज कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बीजेपी खेमे से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज फडणवीस के घर बीजेपी की बड़ी बैठक है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सियासी संकट पर बात करेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी की एक बेहद अहम बैठक आज होने वाली है। में होंगी। इस बैठक के जरिए बीजेपी एक तरफ विपक्ष को जवाब देगी तो वहीं आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेगी। बीजेपी की इस बैठक पर न सिर्फ शिवसेना की नजर होगी बल्कि गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों की नजर भी इस मीटिंग पर जरूर होगी। अब तक बीजेपी बगावत को शिवसेना का आंतरिक मामला बता रही है, लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट मैदान पर उतरती है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला करती है तो इसके बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक नया मोड़ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर बड़ा फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई। अदालत ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी और एसआईटी की रिपोर्ट को सही बताया। वहीं अदालत ने यह भी साफ किया कि अब तक ऐसे सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर यह कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दंगों के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ लोग गलत नियत से इस केस में लगे हुए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिलने पर बीजेपी ने विरोधी दलों को निशाने पर लिया और बताया कि इस फैसले से उनके आलोचकों को करारा जवाब मिल गया। कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए आज जर्मनी रवाना होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री देर रात रवाना होंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा में प्रधानमंत्री G7 के नेताओं और अतिथि देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। 26 और 27 जून को प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। इसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और लोकतंत्र के मुद्दे पर अपनी बात वो रखेंगे। सम्मेलन में भारत के अलावा आपको बता दें कि जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा सामने आया है। संपर्क में है शिंदे कैंप के विधायक। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 50% विधायक उनके संपर्क में है। न्यूज 18 लोकमत की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जिसमें आदित्य ठाकरे ने ये बड़ा दावा किया है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? आदित्य ठाकरे बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसका समीकरण हर समय बदलता जा रहा है। एकनाथ शिंदे की गुट और उद्धव ठाकरे गुट अलग अलग क्लेम करते जा रहे हैं। जहां एकनाथ शिंदे के गुट ने क्लेम किया कि उनके पास 42 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं। अब उद्धव ठाकरे की टीम ने और आदित्य ठाकरे की टीम ने क्लेम किया है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। यानी 50 से ज्यादा विधायक, यानी कि जो एकनाथ शिंदे के गुट में पहुंच चुके हैं वो लोग संपर्क में है। अगर आदित्य ठाकरे का ये दावा सही रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि एकनाथ शिंदे में जो 42 शिवसेना विधायक है उनमें से 42 में से 21 विधायक जो है वो आदित्य ठाकरे के संपर्क में है। तो ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने इस जो क्लेम है उसमें साफ तौर पर कल भी एक तस्वीर जारी की थी, वीडियो भी जारी किया था और 42 शिवसेना के विधायक उन्होंने अपने साथ दिखा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा है और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 50% से ज्यादा विधायक। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। उधर खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताइवान से जुड़े फैसलों से अमेरिका और चीन परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि भारत इस मामले में उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन पीएम ने उनके दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया। यूक्रेन जंग के बीच चीन और अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर झगड़ रहे हैं।
और दोनों की कोशिश है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर उनका साथ दे, लेकिन उनके लिए यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान पर प्रधानमंत्री की नीति शीशे की तरह साफ है, और वो ये कि भारत और ताइवान व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में बातचीत को बढ़ावा देंगे। 2021 में दोनों देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी की मिसाल है, जिससे साफ है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर वही फैसला करेगा जो उसके लिए फायदेमंद होगा। माना जा रहा है कि क्वाड और ब्रिक्स दोनों में भारत ने अपने रुख से ये बात चीन और अमेरिका तक पहुंचा दी और उन्हें बता दिया कि अगर ताइवान पर चीन और अमेरिका में जंग छिड़ी तो वो किसी का साथ नहीं देगा और वही करेगा जो यूक्रेन में युद्ध छिड़ने पर किया था, जिसके बाद भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में तारीफ हुई थी, क्योंकि भारत ना अमेरिका के दबाव में आया और ना ही रूस के। प्रधानमंत्री ने वही किया जो देश के लोगों के लिए अच्छा था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान के मुद्दे पर भी भारत ऐसा ही कर सकता है और बिना दबाव में आए जंग में किसी का भी साथ नहीं देने का फैसला कर सकता है। ताइवान पर प्रधानमंत्री की इसी नीति को उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसने चीन और अमेरिका दोनों को उलझा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री सोच समझकर फैसला लेते हैं। वो इतनी आसानी से किसी एक ओर नहीं जाएंगे, जबकि चीन चाहता है कि भारत अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर ताइवान पर उसका साथ दे, जबकि अफगानिस्तान और यूक्रेन जंग के बाद अपना रुतबा गंवा चुके अमेरिका की भी यही प्लानिंग है। पहले अमेरिका ने क्वाड समिट के जरिए ताइवान पर भारत को अपनी ओर करना चाहा, तो बाद में चीन ने भी ब्रिक्स समिट में रूस को आगे करके यही करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिक्स समिट में पुतिन और पीएम मोदी के मिलाप ने चीन को खुश कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत ताइवान पर उससे बात करे, लेकिन भारत ने ताइवान के मुद्दे पर चीन से बात नहीं की, जबकि चीन ने कोशिश जारी रखी। खबर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ब्रिक्स समिट से ठीक पहले चीन में भारत के राजदूत और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें भारत को परेशान करने वाले चीन ने दोनों देशों के अच्छे संबंधों की अहमियत पर बात की। मतलब साफ है कि यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात में चीन भारत पर डोरे डाल रहा है। वो जानता है कि भारत ब्रिक्स और क्वाड दोनों का हिस्सा है और अमेरिका भी उसे ताइवान पर मनाने की पूरी कोशिश करेगा। खबर है कि इसी वजह से वो रूस के जरिए भारत तक अपनी बात पहुंचा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत और रूस सालों पुराने दोस्त हैं, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका परेशान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा क्या कहा जाए कि वो ताइवान पर खुलकर उसका साथ दें, क्योंकि वो जानता है कि भारत भेड़ चाल नहीं चलता, वो समय और परिस्थिति देखकर फैसला करता है। यानी प्रधानमंत्री की ताइवान नीति ने चीन और अमेरिका दोनों का सर चकरा दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस ने गैस स्टेशन को बम धमाके से उड़ा दिया है। इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में गैस स्टेशन में काम करने वाला एक व्यक्ति भी चपेट में आया है। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है, जहां माइकोलाइव में गैस स्टेशन पर रूस ने ये धमाका किया। रूस की तरफ से अटैक किया गया। रूस लगातार यूक्रेन के तमाम हिस्सों में अपने हमले को और भी ज्यादा तेज करता जा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि यूक्रेन के सैनिक भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना पर्चा भर दिया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं द्रौपदी मुर्मू के पर्चा भरने के समय वहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बीच खबर है कि द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार समेत कई नेताओं को फोन किया और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे राजस्थान के श्री गंगानगर में आसमान में दिखी एक रहस्यमयी रोशनी ने 2 दिन से लोगों को सकते में डाला हुआ है। किसी को वो तेज चमकती रोशनी रॉकेट लगी तो किसी ने उसके पीछे पाकिस्तान पर ही शक जता दिया, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर होने की वजह से श्रीगंगानगर में कभी आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन नजर आते हैं तो कभी पाकिस्तान से आए गुब्बारे। लेकिन 2 दिन पहले रात के अंधेरे में लोगों को जो नजर आया उसने उनके होश उड़ा दिए। ऊपर आसमान में 4 तेज रोशनियां एक सीध में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, बिल्कुल फुल स्पीड में। पहले वो रोशनी 4 से 3 हुई और फिर 3 से 2, लेकिन सबसे आगे चल रही तेज रोशनी बढ़ती रही। 8:30-9 बजे के करीब तेज हरे रंग की कोई रॉकेट नुमा कोई वस्तु देखी। लोगों ने बताया कि उन्हें ये रोशनी कुछ देर बाद नीचे आती हुई दिखी और तो और उन्होंने इसे पड़ोस के बीकानेर बल्कि देश की सीमा पार कर पाकिस्तान जाते हुए भी देखा। बल्कि कुछ लोगों का तो कहना है कि आसमान में वो रहस्यमयी रोशनी पाकिस्तान की मिसाइल थी, लेकिन सेना ने इससे साफ इनकार कर दिया।
सेना ने इलाके में किसी भी तरह के टेस्ट या मिसाइल के दावे को खारिज किया, जिसके बाद श्री गंगानगर के आसमान में रहस्यमयी रोशनी की घटना पर सस्पेंस और गहरा गया। इसलिए सच का पता लगाने के लिए न्यूज 18 की टीम जयपुर में बिरला तारामंडल पहुंची। वीडियो देखने के बाद वहां के निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि जिस रफ्तार से वो रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर रही थी, उस हिसाब से या तो वो कोई सैटेलाइट हो सकता है या फिर कोई उल्कापिंड। लेकिन ज्यादा संभावना सैटेलाइट की है। तारामंडल के निदेशक ने कहा कि धरती से जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी जाते हैं वो धीरे धीरे नीचे सरकते रहते हैं। इस वजह से एक वक्त के बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं और फिर स्पीड से नीचे आते हैं। वीडियो में उस रोशनी से कभी हरे तो कभी नारंगी जैसे अलग अलग रंग निकलते दिख रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो सैटेलाइट के टुकड़े हों। ये अलग अलग चीजें किसी कृत्रिम उपग्रह के अंदर ही हो सकता है। हालांकि निदेशक ने यह भी साफ किया कि पूरा सच तो बिल्कुल डिटेल में छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा।